बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ जी आपका और हिमांशु जी आपका। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम ये कार्यक्रम हर जिले में कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश का भविष्य देवास से क्या हो, ये देवास की जनता के बीच, यहाँ के अधिकारियों के साथ में, यहाँ के जो प्रबुद्धजन है उनके साथ में चर्चा के साथ में आने वाले समय में देवास का भविष्य क्या होना चाहिए, निश्चित तौर पर चर्चा का जो सार है इसी पर पूरा रहने वाला है। और तारीफ सुन रहे थे आप दोनों के काम की, यहाँ पर जो लोग हैं हमारे साथी पत्रकार काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे आपके काम को लेकर। देवास के अंदर निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण जिला है देवास, और बड़े शहरों के बीच में, उज्जैन और इंदौर के बीच में, क्या लगता है डेवलपमेंट को लेकर, आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, क्या सरकार का विजन, क्या सरकार की नीति? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई, इस प्रकार के अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं आप, इससे जनता में जागृति फैलती है और आने वाले टाइम में सरकार की क्या मंशाएं हैं और जनता क्या अपेक्षा कर सकती है, उनके लिए क्या सौगातें मिलेंगी, क्या चैलेंजेस होंगे, उस संदर्भ में एक अच्छा निर्णय जनता के बीच मिलता है। तो पहला तो मैं थोड़ा करेक्ट करूं कि ऐसा नहीं है कि हम दो बड़े शहरों के बीच हैं, हम भी बड़ा शहर हैं, देवास भी अपने आप में बड़ा शहर है। विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें तो बहुत आयामों में काम हो रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें सबसे पहले, तो सिंहस्थ के मद्देनज़र अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि रसूलपुर पे हमारा एक बड़ा बाईपास बन रहा है, और ऑलमोस्ट इसी मंथ या इनिशियल फेज ऑफ फरवरी में हमारी स्वीकृति आने वाली है उज्जैन की तरफ जो रोड जाता है नागुखेड़ी से, उसके फ्लाईओवर के लिए भी। देवास शहर से बियॉन्ड बात करें तो जो इंदौर से चालू होने वाला नेशनल हाईवे है जो हरदा तक जा रहा है, उसका काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, और 2025 में ही उसकी सौगात भी देवास के सभी सम्मानित नागरिकों को प्राप्त होगी। यदि हम इरिगेशन की बात करें तो हार्ट पीपलिया माइक्रो इरिगेशन स्कीम, जिसमें लगभग 6,000 करोड़ की लागत से जो बनेगी, इसके अलावा एनवीडीए के माध्यम से भले वो पार्वती योजना हो या रंजीत सागर योजना हो या अन्य रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हों जिसमें आईएसपी भी शामिल है, नर्मदा शिप्रा भी शामिल है, उन सब से बहुत ज़्यादा किसानों को लाभ मिलने वाला है। जिसमें हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, आज की तारीख में हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं सोयाबीन और गेहूं पर। तो जब इस प्रकार की इरिगेशन स्कीम्स आएंगी तो हमारे किसान लोग शिफ्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे, तो आने वाले टाइम में किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हम देखेंगे। अगर हम शिक्षा की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सीएम राइज स्कूल्स बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट आने वाले 2 से 3 महीने में सन्नौड़ और बागली में वो शुरू हो जाएंगे, और इसके अलावा भी ज़िले के विभिन्न जगहों पर हमारे स्कूल चालू हो गए हैं, वो भी संभवतः 2025 के अंत तक उनकी सौगात भी ज़िले को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हर आयाम में इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़िला काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, निश्चित तौर पर आम जनता से जुड़ी जो जरूरतें हैं निश्चित तौर पर पूरी करती है। पर लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय होता है गुड गवर्नेंस का। सरकारी दफ्तरों में लोग जाएं और उनका काम समय पर हो, ये एक प्राथमिकता निश्चित तौर पर किसी भी सरकार की रहती है। और हमने सुना है कि आपके आने के बाद यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ कर्मचारियों को, क्योंकि इतने नोटिस कर्मचारियों को मिले हैं, लापरवाह जो कर्मचारी थे, एप्रिसिएशन भी किया है आपने, तो लगा कि बिल्कुल एकदम कि आते ही ताबड़तोड़ बिल्कुल शुरू करना है और जनता को दिक्कत ना हो, लोग समय पर पहुंचे, मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत किया हुआ है। क्या पूरी प्लानिंग थी, क्या दिमाग में आया कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है? सबसे पहले तो मैं ये एक बात, बड़ा ये कॉमन विचारधारा है कि सरकारी आदमी है ये तो क्या ही काम करता होगा। यकीन मानिए, जितना प्रेशर में आज की तारीख में सरकारी आदमी हैं डिलीवरी करने के लिए, उतना कॉरपोरेट के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितना काम हो रहा है, कोई छुट्टी नहीं है, 7 दिन काम है, और भले ही नोटिस देने की बारी हो तो ठीक है, कुछ गिने चुने लोग होंगे जो शायद काम ना कर रहे हों, लेकिन यदि हम सर्विस डिलीवरी की बात करें तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। स्पेशली ये हमने कोविड में देखा था, जब सारी दुनिया घरों के अंदर बैठी थी, तो ये सरकारी कर्मचारी ही थे जिनकी वजह से कोविड जैसी इतनी बड़ी महामारी में हमारे देश में काबू पाया जा सका। सेकेंडली, सरकार के हर लेवल पे गुड गवर्नेंस पे काम चल रहा है। या हम बात करें कि समय सीमा में सर्विस डिलीवरी में, तो सिटीजन चार्टर एक्ट हमारा लागू है, जिसके अंतर्गत
सरकारी कर्मचारी पे वेतन पे पेनल्टी लगती है यदि एक भी दिन का डिले होता है। सीएम हेल्पलाइन जैसी चीज़ें बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। जनता आज की तारीख में 181 पे डायल करके अपनी किसी भी समस्या का तुरंत समाधान पा सकती है। इसके अलावा जन सुनवाई पर विशेष फोकस सरकार का रहता है। हर मंगलवार आप देखेंगे कम से कम नहीं तो 300 से 400 लोग अपनी समस्याएं दिन भर लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब है कि सर्विस डिलीवरी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी गवर्नेंस का। और आने वाले टाइम में तो अब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस या ई ऑफिस भी आने वाला है, जिससे जो फाइलों की गति है वो बढ़ेगी। उसमें इतना तक हो पाएगा यदि हम गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल करते करते भी हम फाइलें अपनी ऑन द गो कर पाएंगे और उससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और आने वाले टाइम में हम ये भी देख पाएंगे कौन सी फाइल किस अधिकारी किस बाबू के पास कितने समय से लंबित है। तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में और सहूलियत आमजन को उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल, हम देख रहे हैं हमारे सीएस साहब हैं अनुराग जैन जी, और निश्चित तौर पर जो कहना चाहिए कि ई फाइलिंग या डिजिटल जो भी वो है अपना वर्किंग, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस उनका मंत्रालय के अंदर लागू भी किया हुआ है उन्होंने, और खुद आज लेकर चलते हैं टैबलेट और उसी के अंदर आजकल फाइलें बुला रहे हैं। देवास के अंदर इस तरीके से बिना पेपर के वर्क हो, कम से कम पर्यावरण की तो बचत होती है, जाहिर बात है कि, और लोगों को सहूलियत मिलती है, जल्दी काम होता है, ट्रैकिंग सिस्टम बाकायदा होता है। तो ये कहाँ तक पहुँचा है देवास के अंदर? निश्चित रूप से देवास हर एक इनिशिएटिव में अग्रणी ही रहता है। आप कोई भी स्कीम देख लीजिए मध्य प्रदेश की, यदि हम देवास जिले की बात करें तो हम टॉप 5 में ही हम हमेशा मिलेंगे। तो यदि हम ई गवर्नेंस की बात करें तो इसमें भी देवास अग्रणी है, और जैसे ही ज़िलों में ये स्कीम लागू होगी हमारा ढांचा ऑलमोस्ट तैयार है। ई गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसको लागू किया जाएगा। ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट आज की तारीख में कंप्यूटराइज हो चुका है। तो जिस भी दिन ये स्कीम लॉन्च होती है वी आर वेरी वेल रेडी टू इम्प्लीमेंट इट। हम हिमांशु प्रजापति जी से भी चर्चा करेंगे, और आपसे एक अहम सवाल ये है कि हम देखें कि नए मुख्यमंत्री हैं, उनका जो फोकस है वो इंडस्ट्री पर है। हम देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में साल भर में 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं। देवास मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी उद्योग नगरी हुआ करती थी, एक दौर था, एक समय था जब। आने वाले समय में क्या देख पा रहे हैं कि जो इंडस्ट्री नगरी होने का जो तमगा है वापस हमको देवास को मिलने वाला है, इस दिशा में काम हो रहा है? डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि देवास वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन्स है, ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि संपूर्ण देश का। गजरा गियर जैसी कंपनीज तब अस्तित्व में हुआ करती थी जब इस टाइप के कॉन्सेप्ट, एसईजी टाइप के कॉन्सेप्ट आए भी नहीं थे। तो निश्चित रूप से देवास इंडस्ट्रीज में अग्रणी रहा है और रहेगा। यदि हम बात करें वर्तमान की तो सिरसोदा में जो हमारी ग्रेफाइट का बड़ा एनोड प्लांट आया है, या फिर हम बात करें फार्मा की तो इप्का का जो एक्सपेंशन हो रहा है, सन फार्मा का जो एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर हम बात करें नए प्रोजेक्ट्स की तो उसके अंतर्गत जो हमारा भोपाल इंदौर हाईवे है उसके अलोंग ज़मीनों जो अलॉट की गई हैं इंडस्ट्रीज़ को, तो लगातार वहाँ पर लोग देखने आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि आने वाला टाइम इंडस्ट्री के रूप में देवास के लिए बहुत सुनहरा होने वाला है, और हमारे जो नौजवान हैं उनको यहाँ पर अवश्य बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बिल्कुल, देवास में नौजवानों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हिमांशु प्रजापति जी हैं, जिला पंचायत सीईओ हैं देवास के। अब शहर से हम ग्रामीण इलाकों में जब पहुंचते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर पंचायत स्तर पर सुविधाओं को लेकर। क्या देख पा रहे हैं हिमांशु जी, देवास में कितना बदल चुका है, और आपकी जो प्लानिंग्स हैं किस तरह की प्लानिंग्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफ़ी वैरायटी जो रखी है व्यूज़ में। ग्रामीण अगर क्षेत्र की मैं बात करूं तो अभी भी देवास की अराउंड 2/3 जो जनता है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और इसको देखते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी प्लानिंग, उसका विकास बहुत ही अहम होता है। यदि हम देखें, एक हमारे लिए अच्छी बात ये रही कि जो हमारे पिछले चुनाव हुए हैं उसमें जो हमारे ज़्यादातर जो सरपंच जो चुनकर आए वो युवा आए, काफ़ी ज़्यादा संख्या में युवा हैं, और उनका एक अलग माइंडसेट है, एक अलग अप्रोच है, एक अलग विजन। तो उसकी हमें ज़रूर सहायता मिलती कि वो अपने गांव को एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां पर ऑलरेडी शहर हैं, और
ऐसी जो शहर में कमियां हैं उनको हटाते हुए ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका विकास कैसे चाह रहे हैं वो देख लें। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इश्यूज हों, चाहे सर्विस डिलीवरी को, चूँकि वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो हम अगेन जैसा सर ने बताया कि ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी पर जा रहे हैं। जो हमारे सर्विस डिलीवरी थी, चाहे हम बिल्डिंग परमिशंस को देखें, चाहे वो पेमेंट्स को लेकर, सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। यदि इवन आप एनालाइज करें आरडी की जितनी भी स्कीम्स हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट डिजिटाइज्ड, जिनका डिजिटल फुटप्रिंट इतना ज़्यादा है और हर एक चीज़ जो है ऑनलाइन जो है वो होती है। स्पेशली हम नरेगा को देखें कि फ्रॉम जियो टैगिंग टू इमेज प्रोसेसिंग थ्रू एआई सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज़ डन थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो उस चीज़ का दायरा काफ़ी बड़ा है। स्कीम वाइज भी अगर हम देखें तो स्वच्छता पर काफ़ी ज़्यादा जोर है। जो एसबीएम का हमारा फर्स्ट फेज़ था वो ख़त्म हो गया है और हम सेकेंड फेज़ में चल रहे हैं, और सेकेंड फेज़ में हमारा फोकस इसी पर ही है कि जो वेस्ट का जो कलेक्शन के साथ जो प्रोसेसिंग है उस पर रहे, उस पर हम फोकस करें। और इसी दिशा में हमने अराउंड 80% जो MOUs हैं अर्बन जो निकाय हैं उनके साथ कर लिए हैं और हम आगे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि हम प्रधानमंत्री आवास जो हाउसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पर भी जैसे हमारे टारगेट्स आते हैं वो हम कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश पर देवास जो है प्रथम स्थान पर है हाउसेस कंप्लीट करने पर। अगर हम नरेगा की भी बात करें तो हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी वाटर कंजर्वेशन के वर्क्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। और चाहे वो मनरेगा के फंड्स हो या इवन जन भागीदारी हो, उसमें हमने वाटर कंजर्वेशन पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। क्योंकि जो वाटर टेबल है अगर हम गांव में देखें तो आजकल वो 800 से 1000 फीट तक नीचे चला गया। और इसी को देखते हुए चाहे वो हमारे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स हों, चाहे वो एक बोरी बधान जो है, जो एक बहुत ही लो कॉस्ट मेथड है वाटर कंजर्वेशन की, उस पर हमने काफ़ी फोकस किया है ताकि जितने भी किसान हैं उनको सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी रहे और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी अच्छा खासा होता रहे। इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं उस पर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्लांटेशन पर भी हमने जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है उससे अलग हटकर मियावाकी प्लांटेशन पर ज़्यादा जोर दिया है ताकि कम स्पेस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट्स लगा पाएँ। एक जैसे इसमन से बात हुई थी, अभी आपने बताया था जैसे सिंगर्स की तैयारियों को लेकर, तो उस पर भी कलेक्टर सर के मार्गदर्शन पे हमने जो रूरल एरियाज़ में, चूँकि शिप्रा का जो पानी है उसके हमें शुद्ध करना है सिंगर्स को मद्देनज़र रखते हुए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जो स्नान होना चाहिए वो एक स्वच्छ जल में होना चाहिए। तो उसको देखते हुए शिप्रा शुद्धिकरण अभियान अंतर्गत भी बहुत प्लानिंग हुई है। किनारे जितने भी हमारे अराउंड 104 गाँव हैं वहाँ पर हमने जो वाटर जो आता है, ग्रे वाटर आता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए पूरी प्लानिंग की हुई है। जैसे सैंक्शन आएगी हम जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे। प्लांटेशन हमने बहुत ज़्यादा किया है। हिमांशु जी आपने जो बात की शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर, इंदौर से लेकर जो कान्हा नदी का पानी पहुंचता है, इसमें देवास का कौन सा हिस्सा है और वहाँ पर जो देवास प्रशासन, देवास एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी क्या प्लानिंग्स है? देखिए, जो शिप्रा जो नदी है वो बेसिकली हमारा एक नेचुरल बैरियर है इंदौर और देवास डिस्ट्रिक्ट का। और एक अच्छी बात यह है कि जो हमारा जो शिप्रा का जो एरिया है वो प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना होती है उस वाटरशेड एरिया में आता है। तो हमने जो शिप्रा का पूरा जो बेसिन है, मतलब सिर्फ शिप्रा नदी नहीं बल्कि उसके जो सहायक नदी जो नाले हैं उस पूरे को प्लानिंग में लिया है। और इसके अंतर्गत ही ऐसे 104 ऐसे गाँव चिन्हित किए गए। उसमें अभी मई जून के माह में हर ग्राम पंचायत स्तर तक बैठक हुई, जिसमें सभी सामान्य जन भी थे, जिसको बेसिकली हमने नाम दिया था नदी चौपाल की नदी चौपाले हुई। उसमें सभी को जैसे बोला गया कि जो शिप्रा के किनारे जो खेत हैं उसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र का जो पानी है वो जाता है और कंटेमिनेशन होता है वाटर में। तो वो चीज़ हमने अवॉइड करी है। जितने किनारे जो गांव थे वो सभी आज की डेट पर ODF प्लस मॉडल हैं। सभी गांव में कचरा गाड़ी चलती है, कोई भी कचरा जो है अभी हम अवॉइड कर रहे हैं। ग्रे वाटर एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज था जैसे मैंने बताया, तो उसके लिए हमने प्लानिंग करी है। मूलतः हमारा 2 उद्देश्य यही है कि जो पानी जो बह रहा है वो साफ़ पानी रहे, और दूसरा जो पानी की जो क्वांटिटी है वो भी अच्छी खासी रहे। क्योंकि अभी जो हम शिप्रा में पानी देखते हैं वो एक्चुअली काफ़ी सारा पानी जो है नर्मदा का पानी है जो हम वहाँ से यहाँ ला रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अगर हम जो उनकी सहायक जो नाले हैं अगर हम उन्हें जीवित कर देंगे तो नेचुरली शिप्रा भी जो है वापस जीवित हो जाएगी। बिल्कुल, आपने पानी की बात की। नवाचारों को लेकर बड़ी चर्चा देवास के अंदर। मैं सर आपसे चर्चा करूंगा कि वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है।
और आप ज़्यादा उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो कहाँ तक ये वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर लोगों में अवेयरनेस आई है, और सरकार की प्लानिंग के तहत क्या लोग वाकई में जुड़ रहे हैं इस पूरे अभियान के साथ में? डेफिनेटली ऐसा अभी सीईओ साहब ने बताया कि आज की तारीख में यदि हम देख रहे हैं तो 1000 फुट खोदने पर भी कई बार ट्यूबवेल में पानी नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही विकराल समस्या है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बात है। हम देख रहे हैं देश के विभिन्न शहरों में, चेन्नई में, बैंगलोर में ऑलरेडी वाटर क्राइसिस आ चुका है। शिमला में टूरिज्म को कई बार वापस करना पड़ा ये बोलते हुए कि हमारे पास इतना वाटर पर हेड है ही नहीं है, हमारी कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो यदि हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो इसके बाद भी यदि अभी हम नहीं जागे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो उसी के मद्देनज़र देवास में अमृत संचय अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका एक कंपोनेंट, जैसा कि सीईओ साहब ने बताया, कि शिप्रा शुद्धिकरण था, जिसमें शिप्रा के पानी के फ्लो को इंक्रीज करना था, उनके नालों को पुनर्जीवित करके। उसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत बढ़ावा देवास में दिया गया। इसमें अच्छी बात यह है कि ये केवल कोई ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स लेड प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें जन सामान्य आगे आया। जितने भी हमारी कॉलोनीज हैं उन सब ने बीड़ा उठाया कि कॉलोनी के पानी को हम भूमि के अंदर डाइवर्ट करेंगे। हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे स्कूल्स, हमारे वेयर हाउसेस, सब ने ये बीड़ा उठाया है कि जितना भी पानी उनकी छतों पे आता है उस सब का संग्रहण करके वो धरती के अंदर उतारेंगे। और आप ये मानेंगे नहीं, केवल एक बहुत ही छोटे से स्ट्रक्चर, जैसे 1000 स्क्वायर फुट की छत हो, उससे भी हम 1 लाख लीटर पानी सेव कर सकते हैं हर बारिश के सीजन में। देवास ने एक अच्छा काम और किया, फिल्टर में नवाचार किया है। नर्मदा मैया के बेड से जो हमको राउंडेड पेबल्स मिलते हैं और जो बहुत एक नॉर्मल पीवीसी का पाइप आता है उसका उपयोग करके एक इन हाउस फिल्टर बनाया गया है। उस फिल्टर का जब हम उपयोग करते हैं तो छत से जो पानी आता है उसको डायरेक्टली हम डाल सकते हैं अपने ट्यूबवेल में। तो जो ये नवाचार है उसकी वजह से हमारा जो पानी का रिचार्ज है इस सीज़न में बहुत बड़ा है। ये लगातार काम चल रहा है और आने वाले टाइम में देखेंगे जो पानी का लेवल बढ़ेगा उसके मद्देनज़र जो हम शिप्रा शुद्धिकरण का अभियान चला रहे हैं उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश को सीखना होगा देवास से। अमृत संचय अभियान की आपने बात की, प्रकृति का दोहन हम करें और संरक्षण करना अकेला सरकार का काम नहीं है, लोगों को भी आना पड़ेगा, क्योंकि दोहन सभी को करना है, आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। नवाचारों की हम चर्चा कर रहे थे, ये नवाचार तो था ही, पर लेकिन एजुकेशन को लेकर भी हमने सुना है कि काफ़ी कुछ काम हुआ है। स्मार्ट टीवी जो है लगाई गई हैं, अधिकारी स्कूलों में पढ़ाने जा रहे हैं, ये भी हमने सुना है। बिल्कुल जी हाँ, ये एक अच्छा काम हुआ है देवास में। पिछले 2-2.5 साल में ये प्रयास किया गया है कि सबसे पहले तो जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में ऑडियो विजुअल के माध्यम से सुविधा बच्चों को मिलती है, जो आज की तारीख में एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे उससे वंचित थे। हालांकि शासन भरसक प्रयास कर रहा है, हर साल हमारे डिजिटल बोर्ड्स भी आ रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स भी बन रहे हैं, बट अभी जो आवश्यकता थी वो काफ़ी अधिक थी। तो उसको देखते हुए जन सामान्य की हेल्प से, स्पेशली वी आर वेरी लकी कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज अच्छी हैं, तो हमारा कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए हमको CSR फंड्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। और अगेन वी आर वेरी लकी कि यहाँ पर बैंक नोट प्रेस जैसे प्रतिष्ठित बॉडीज़ हैं जो इसी प्रकार का कोई भी सामाजिक काम करना हो तो उसमें पीछे नहीं हटते। तो उन सब की हेल्प से ये प्रयास चालू किया गया था कि देवास के प्रत्येक प्राइमरी और मिडिल स्कूल में एक स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए। तो लगभग 1.5 साल इस पे प्रयास किया गया, विभिन्न स्टेक होल्डर से बात की गई और देवास की जनता, आई थिंक ये मालवा में ही कुछ बात है, ये हम 1 कदम आगे बढ़ते हैं, यहाँ का जनता 2 कदम आगे बढ़ती है। इतना ज़्यादा सहयोग जनता से मिला, मतलब हम जानते भी नहीं थे। कभी पटवारी संघ आ रहा है, कभी सचिव संघ आ रहा है, कभी GRS संघ आ रहा है, हर संघ आके बोल रहा है हम 5 टीवी देंगे, हम 10 टीवी देंगे। प्राइवेट स्कूल्स के संघ आए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और देखते देखते लगभग 1.5 साल में सारे के सारे मिडिल और प्राइमरी, जिसकी संख्या लगभग 1650 थी, उन सब में हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स लग गए। और फिर सीईओ साहब के मार्गदर्शन में पंचायतों ने
ये बीड़ा उठाया कि उन सब जहाँ जहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम्स हैं उन रूम्स पे तरपाल बिछ जाए ताकि किसी प्रकार का पानी का रिसाव उस कमरे में ना हो। इसके अलावा चोरी से बचने के लिए 2 दरवाजे लगाए गए उन सभी स्कूलों में जहाँ जहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम्स थे। बहुत सारे टीचर्स ने जहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन के इश्यूज थे खुद ही चंदा इकट्ठा करके वोल्टेज स्टेबलाइजर भी लिए ताकि फ्लक्चुएशन से उन टीवीज को हम सेव कर सकें। वह कहने का मतलब ये ऑल इन ऑल बड़ा सस्टेनेबल सोल्यूशन बनाया। इसके अलावा डाइट ने बहुत अच्छा काम किया। जो हमारा टीचर्स का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसने करिकुलम बनाया कि भाई ये तो अब स्मार्ट क्लासरूम लगा तो दिया, अब दिखाना क्या है उसमें। भाई ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा कि बच्चों के सामने कोई कार्टून या समाचार लगा दिए। तो हर एक कक्षा के लिए, हर एक विषय के लिए और फिर हर विषय के अंदर हर एक पाठ के लिए 5-5 इस प्रकार के ऑडियो वीडियो कंपाइल किए गए जो यदि उस पाठ के साथ दिखाए जाएं तो बच्चा इतना अच्छे से ग्रास्प कर लेगा उस टॉपिक को कि कभी जीवन में नहीं भूलेगा। तो वो जो चीज़ नीचे दी गई और टीचर्स को ट्रेन किया गया तो आई थिंक वो बड़ा हॉलमार्क था इस चीज़ का कि जो कंटेंट बना वो बहुत अच्छा बना है। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज़ ने हेल्प किया हमको। मुस्कान ड्रीम्स जैसी एक एनजीओ आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा एनिमेटेड कंटेंट बनाकर दिया उन सब विषयों पर जिनकी एक्चुअल में आज ज़रूरत है। इसके अलावा सीईओ साहब भी लगातार लगे रहते हैं। अभी सीईओ साहब के मार्गदर्शन में गुड टच बैड टच पे वीडियोस हर स्कूल में प्रसारित किया गया है। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी पे कि आपको किस प्रकार से आपका फाइनेंशियली आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, एफडी क्या होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर बच्चों को ज्ञानवर्धन लगातार किया जा रहा है। हर महीने एक नए टॉपिक पे हम यहाँ कंटेंट बनाते हैं और चूंकि हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स बने हुए हैं तो सभी 1650 स्कूल्स में हमारी रीच है, तो वो प्रयास करते हैं कि हर बच्चे तक पहुँच सके। अच्छा, आप जाते हैं हिमांशु जी पढ़ाने के लिए बच्चों के स्कूल में? सुना है मैंने कि अधिकारी जाते हैं, आप भी जाते हैं पढ़ाने के लिए? कितना समय देते हैं? नहीं, मतलब ऐसे हम रेगुलर बेसिकली हमारा ये जोर रहा है कि अगर गवर्नेंस इंप्रूव करनी तो फील्ड पर भेजना पड़ेगा लोगों को कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सर का जैसे हम विजिट पर जाते हैं, सर के साथ ही जाते हैं, वो बहुत रेगुलर विजिट होती है। इसके अलावा हमारा इस पर जोर बहुत ज़्यादा है कि जो हमारे नीचे लेवल के जो हैं, बीआरसी हैं, बीएसी हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी डीपीसी हो गए या हमारे जन शिक्षक हो गए, उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा रहे। इंस्पेक्शंस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है और ऐसा भी नहीं हो कि एक ही स्कूल बार बार वो विजिट कर के आ रहे हैं। तो हम यूनिक स्कूल विजिट भी देखते हैं कि कितने परसेंटेज स्कूल ऐसे रह गए जहाँ पिछले 3 महीने में इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ है, यहाँ कोई गया ही नहीं आज तक। तो उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है और सर भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ जैसे सर के साथ। तो हम एक एक बुक चेक करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, क्या चेक किया, यदि चेक किया है अगर शिक्षक ने कोई चीज़ तो सही भी चेक किया है कि बस राइट का निशान लगा है। और इवन ये तक, क्योंकि अब जब हमने ये शुरू किया तो शिक्षकों ने वो पूरी वर्कबुक सही से भराने का शुरू कर दी, लेकिन अब धीरे धीरे जो हमारा जो फोकस रहा है, जो एक शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अभी शिक्षा विभाग का आरएसके का, कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जो हमारा प्रोग्राम है कि बच्चों में बेसिक न्यूमरेसी की स्किल्स आनी चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। तो जो क्या बच्चे ने जो भी एक्टिविटी करी है, क्या उसको पता भी है कि उसने क्या करी है एक्चुअली। तो अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हम बच्चों की जो क्षमता है सोचने की या बौद्धिक क्षमता है उस पर अब फोकस करें। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है और निश्चित ही शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि एक अगर आपको डेवलप्ड कंट्री अगर आप देखना है तो बिना शिक्षा के आप उस लेवल तक आप पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो विकसित भारत के लिए एक एजुकेटेड जो समाज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए लगातार हमारा उस पर फोकस रहा है कि हम उस पर जो है काम करें और लगातार सभी से मॉनिटरिंग करें। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, अगेन जो मैंने सरकारी कर्मचारियों की बात की, मैं सरकारी टीचर्स को आपके प्लेटफॉर्म से बधाई दूंगा। अगेन हम नहीं समझते हैं किन कठिनाइयों के साथ सरकारी टीचर्स, हमारे स्कूल्स राइट टू एजुकेशन जब अधिनियम आया उसके बाद जो प्राइमरी स्कूल्स हैं हर छोटे से छोटे गांव में खुला। अब क्या उस गांव में बस पहुंचती है? जाने का साधन क्या है? इसके बारे में कोई इतना सोचता नहीं है। लेकिन हमारा टीचर रोज़ 10 बजे वहाँ पहुँचता है, भले वो बस करके जाना पड़े, फिर आगे ऑटो ले, फिर उसके बाद पैदल जाए, लेकिन वो वहाँ पहुँचता है। उसके अलावा हम अपने ही सरकारी टीचर से इलेक्शन का काम भी करवाते हैं, वो BLOs भी होते हैं हमारे, फिर सेंसस का काम भी करते हैं वो, मतलब जितने भी काम आते हैं सब। क्योंकि हमारा सबसे शिक्षित वर्ग जो है सरकारी अमले का, जिसका सबसे ग्राउंड लेवल तक रीच है, वो हमारा मास्टर है।
तो यदि वो सारे काम करने के बावजूद भी ये इंश्योर करता है कि रोज़ 10 बजे वो स्कूल पहुंच जाए और बच्चों को उसी शिद्दत से पढ़ाए, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा काम हमारे सभी टीचर्स कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ताली बनती है, विजनरी अधिकारी मिले हैं देवास के दो, और चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 स्कॉच अवार्ड आपको मिले हुए हैं सर, मेरी जानकारी में जो है, और बड़ा चैलेंज है। जनता की अपेक्षा पर तो खरा उतर नहीं है, पर लेकिन घर के अंदर जब कंपटीशन हो, क्योंकि मैडम भी IAS अधिकारी है, कलेक्टर है, तो लगता है कि बिल्कुल एक कंपटीशन, या आपस में कुछ शेयरिंग करते हैं कि क्या करना चाहिए नवाचार के तौर पर। नहीं, आई थिंक इससे तो फायदा ही मिलता है, कंपटीशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा काम करना है, कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, इसमें फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो जितना मर्जी हम सेवा में पुराने हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है, क्योंकि गवर्नेंस का फील्ड ऐसा है जो कि नित नए चैलेंज लेकर आता है, नित नए चैलेंज। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे ज़िले में होंगी, उनके ज़िले में नहीं होंगी, कुछ उनके ज़िले में होंगी, तो अगली जब हमारा कोई पोस्टिंग होगा तो एक दूसरे की हेल्प करने में आई थिंक ये काफ़ी सार्थक सिद्ध होता है। दूसरा, चूँकि अब थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग भी रहती है कि अगर कोई व्यक्ति आपका 7-8 घंटे लगातार अभी बात भी नहीं कर रहा, फ़ोन भी काट रहा है, तो मतलब वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा तभी ऐसा हो रहा है। अगर ये स्पाउस अगर आपका सेम सेवा में हो तो थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है, उस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है। सर क्या बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या सीख देना चाहेंगे, क्योंकि सबका सपना होता है कलेक्टर बनने का, IAS अधिकारी बनने का। आप उमरिया से हैं, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, छोटी स्टेट, छोटा शहर, किस तरीके से लोग तैयारी करेंगे बच्चों को? अगर आप मोटिवेट करना चाहें, हमारे जो दर्शक हैं, जो बच्चे अगर देखे होंगे, जो तैयारी करेंगे प्रिपरेशन, उनके लिए क्या सीख? मैं दोनों से जानना चाहूँगा एक एक करके। देखो, मेरा ये कहना होता है हमेशा, जो बच्चे आते हैं कलेक्टर बनना या IAS में जाना या कोई भी करियर ऑप्शन चुनना, ये एक सेकेंडरी डिसीजन है। प्राइमरी डिसीजन हमारा होना चाहिए हमेशा कि जिस भी फील्ड में हम 10वीं 11वीं 12वीं कर रहे हैं, उस फील्ड का जो बेस्ट कॉलेज है हमको उसमें एडमिशन लेना है। ये और इस चीज़ पे फोकस आमूमन कम रहता है। करियर तो क्या है कि बहुत ही बच्चों के लेवल पे एक्सपोजर बहुत कम होता है। अभी बच्चे को नहीं पता है कि एक्चुअल में मेरी रुचि क्या है। जब हम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बहुत विभिन्न लोगों से मुलाकात करते हैं, विभिन्न जगहों पर जाते हैं, तब जाके हमारा विजन बढ़ता है, हमारा होराइजन ब्रॉडन होता है, और तब हम एक्चुअल में अपने लिए सही निर्णय ले पाते हैं कि एक्चुअल में हमको करियर में करना क्या है। तो ये तभी संभव हो पाएगा और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे जब हम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो बच्चों के लिए मेरी राय हमेशा ये होती है कि अभी करियर पे फोकस नहीं करना, वो उसके लिए कॉलेज का टाइम है। जो स्कूल के बच्चे हैं उनका फोकस केवल एक होना चाहिए, अच्छे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना। हिमांशु जी, उमरिया में तैयारी की, स्कूलिंग आपकी वहीं पर हुई है, क्या बच्चों को क्या बताना चाहें? नहीं, जैसा सर ने बताया बिल्कुल कि आप अगर आप देखें चाइल्डहुड की एज पर आपको नहीं पता होता है कि आप एक्चुअली क्या करना है और आपकी एक्चुअल रुचि क्या है। तो आई थिंक मैंने भी बचपन से यही फॉलो किया था कि जो अच्छा लगता था मैं पढ़ते जाता, और धीरे धीरे फिर आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। और ऐसा नहीं कि जो बचपन में जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी, आप जाएंगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, अलग लोगों से मिलेंगे, तो आपका हर एक चीज़ के बारे में नज़रिया बदलेगा, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, और कई सारी हमेशा जो है वो नई बातें पता चलेंगी। तो मेरा भी यही है कि आप जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एकेडमिक्स में या जिस चीज़ में आप जिसमें भी आप रुचि रखते हैं अभी के उस चीज़ पर एक्सेल करें, और उस चीज़ पर अगर आप आगे जाएंगे तो फिर आपको आगे पता चलेगा। जैसे रास्ते में चलते आते हैं तो आगे पता चलता है कि आगे मोड़ है कि नहीं है, सीधा है, डेड एंड है, तो बाद में पता चलता है। तो इसीलिए जो भी आपने रास्ता चुना अभी उस पर चलते जाइए, बाद में ही पता चलेगा कि क्या होना। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और देवास की बात करें, यहाँ पर देवताओं का ही वास है, उसके नाम से ही जाहिर है। और जो यहाँ के कलेक्टर हैं, जहाँ के जिला पंचायत CO हैं, आप समझ पा रहे हैं कि सरकार की जो योजना है, प्लानिंग से इनको इम्प्लीमेंटेशन तो करना है, लेकिन एक जो सामाजिक दायित्व है वो भी बेहतर तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। और यही कारण है कि देवास ये तमाम ऊंचाइयां छू रहा है, तमाम मुकाम हासिल कर रहा है। उसकी जो नब्ज क्या है, नब्ज आज हम टटोल पाए हैं इस मंच के जरिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों अतिथियों का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे चर्चा करने के लिए।